हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम इस बुक का लास्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होगा इसका। तो देखो, यहाँ पे हम क्लोथिंग के बारे में जानेंगे, उसके पीछे जो आज हम कपड़े पहनते हैं और एट दैट टाइम भी जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा था। और उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जैसे भी ड्रेसेस, मतलब बेसिकली वर्ल्ड के बारे में तो बात नहीं करेंगे हम, इंडिया के बारे में देखेंगे एक बार और फिर से ये ब्रिटेन में देखेंगे हम। ठीक है, ये लोग जो उस टाइम पे ड्रेसेस वगैरह पहनते थे, ड्रेसिंग सेंस जो इनका था, उसके पीछे बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री रही है। ठीक है, सारे सोसाइटी के कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा यू नो एक सीवियर लेवल पे स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि नहीं यही पहनना है, ये रूल्स है तो है, आपको पहनना यही है। ठीक है, तो वही बता रही हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, मेन हो या वेमेन हो या चिल्ड्रन हो। ठीक है, कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने सोशल क्लास को, अपने ग्रुप्स को कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के थ्रू। जैसे कि मैंने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब मैं पढ़ा रही थी तो उस टाइम पे मैंने बताया था ना कि चलो छोड़ो उसका एग्जाम्पल छोड़ो, क्योंकि मैंने बताया था वो तो क्लासेस में डिवाइड थे, नोबिलिटी, क्लर्जी, ऐसे ऐसे क्लासेस में डिवाइड थे। चलो उसका उनका एग्जाम्पल छोड़ो। अब प्रेजेंट टाइम पे देखो, हमारा जो इंडिया का फ्लैग है, तो क्योंकि उसमें जो भी कलर्स हैं, ठीक है, चक्र वगैरह हैं, उससे हम ये पता कर लेते हैं कि ये इंडिया का फ्लैग है। पाकिस्तान में देखो मून है, ठीक है, स्टार्स हैं, तो उनको देख करके हम पता लगा लेते हैं कि ये पाकिस्तान का फ्लैग है। तो वैसे ही उस टाइम पे भी कुछ ऐसा था कि हम, जब वो लोग ऐसे ड्रेसेस को पहनते थे तो उस ड्रेसेस के थ्रू वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना चाहते थे। ठीक है, मतलब चाहे वो ड्रेस हो गया, अभी इस वाले चैप्टर में ड्रेस की बात हो रही है ना, ऐसी बहुत सारी सी चीज़ें थीं। मैंने आपको पिछले कुछ चैप्टर्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स में ही है, एक एक लाइन में मैंने आपको समझाया है कि इन चीज़ों के थ्रू लोग अपनी आइडेंटिटी को शो करना चाहते थे। ठीक है, कि हम फ्रेंच हैं, हम इंडियन हैं। ठीक है, जैसे कि खाकी आपने सुना होगा, आएंगे इस चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे तो हम खाकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आज मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी ये जो क्लोथिंग को लेकर के जो इमरजेंस हुआ है या फिर जो भी चेंजेस आए हैं, वो उसके पीछे बहुत लंबी एक सोशल हिस्ट्री है। हम उस बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे मेनली 19 और 20 सेंचुरी का जो हिस्ट्री रहा है क्लोथिंग को लेकर के, उस टाइम पीरियड में भी और अभी के टाइम पीरियड में भी क्या है, हम ये पढ़ेंगे। अभी सोचो कि बस यही 2 सेंचुरी इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बारे में भी हम बात करते हैं। देखो क्या था, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जब चल रहा था, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन मतलब यही वाला सेंचुरी, 19 एंड 20 सेंचुरी। आप देख लो कहीं किसी भी कोई भी बुक उठा के आप देख लो, ये जो 2 सेंचुरी हैं इनको डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन वाली सेंचुरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये वही टाइम पीरियड था जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए कुछ कुछ मेजर्स लिए थे। ठीक है, और बाद में जा कर के वो इंडिपेंडेंट करा भी लिए थे। ठीक है, तो जब ये 19 और एंड जो 20 सेंचुरी था उससे पहले, और लगभग आप समझ लो 18 सेंचुरी वाला जो यूरोप है, जहाँ पे डेवलपमेंट अभी चल रहा था किसका, मार्केट का। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने रीजनल कोड्स के हिसाब से ड्रेस करते थे, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो उनके रीजनल कोड्स के हिसाब से होती थी, और उस पर लिमिट्स भी लगाए जाते थे कि आप इसी टाइप के क्लोथ्स पहन सकते हो, आप इसके अलावा नहीं जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ट्राउज़र पहनना है और ऊपर मान लो शर्ट वगैरह कुछ भी पहनना है तो आप वही पहन सकते हो। अगर आपका मन हो रहा है कुछ और पहनने का तो आप नहीं पहन सकते हो। इससे पहले इस हद तक रूल्स एंड रेगुलेशंस थी क्लोथिंग को लेकर के, बट अभी अभी क्या है, अभी सीन अलग है। उनके जो कॉस्ट होते थे उन मटेरियल्स के, वो भी अलग अलग थे, मतलब रीजन्स पे, बट हाँ अवेलेबल होते थे, ऐसा नहीं था कि अवेलेबल नहीं थे। अगर आप कोई रूल यहाँ पे इम्पोज कर रहे हो, कोई रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो किसी के ऊपर, तो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। तो जो भी वहाँ का मोनार्क था, या फिर गवर्नमेंट तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ क्योंकि उस टाइम पे मोनार्की ही चलती थी, 18 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो भी उनके ड्रेसेस थे, जो भी वो मटेरियल्स कॉस्ट उसका लगता था, सबके सब वो प्रोवाइड हो जाती थी उनको उस रीजन में। तो जो क्लोथिंग स्टाइल थी उनकी वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट करी गई थी। ठीक है, आप मतलब क्लासेस के थ्रू समझ लो, या फिर जेंडर, या फिर स्टेटस, जो भी सोशल हायरार्की आप समझते हो ना, जैसे कि मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बताया था। बस इतना इतना समझो कि जो उनके क्लोथिंग स्टाइल्स थे वो रेगुलेट करके रखा था लोगों ने, बेसिकली वहाँ के मोनार्क ने। बट अभी 18 सेंचुरी के बाद क्या हुआ, जैसे ही यूरोप ने अब पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज करा, ठीक है, सभी को पता है कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं वो अकेले इंडिया में ही नहीं गए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी हमने कुछ कुछ देखा था। ठीक है, अगर नहीं देखा तो आगे देख लेंगे क्लास 10th में, कोई बात नहीं है। तो
जैसे ही इन लोगों ने कॉलोनाइज़ करना शुरू करा, उसके बाद कॉलोनाइज़ करते करते एक इनका ये रीज़न था कि इन लोगों ने इतना एक्सप्लॉइट कर दिया था हम इंडियंस को या फिर दूसरे भी कंट्री के लोगों को, कि लोगों ने खुद ही डेमोक्रेटिक आइडल्स की तरफ उनका जो रुझान था वो चला गया। कहने का ये मतलब है कि इंडिया के एग्जाम्पल से आप समझो, इंडिया में इन लोगों ने क्या करा, एक लिमिट से ज़्यादा लूटपाट मचाई। यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे क्लास में भी आई थिंक मैंने बताया होगा, वरना फिर इंग्लिश मीडियम में, ये इंग्लिश में अवेलेबल होगा ये लेक्चर, आप देख लेना वहाँ से। अदरवाइज़ क्लास 12 की जब करेंगे तो ऐसी बहुत सारी सी थ्योरीज़ हैं, और पता नहीं कितने से इन लोगों ने सेटलमेंट्स ला करके रखे थे, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह वगैरह। अब मैंने क्लास 8 में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देख कर क्या हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल से रिलेट करवाते चलूँगी, भले से बात यहाँ पे इंडिया की हो या फिर ब्रिटेन की हो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इन लोगों ने इंडिया से जिस तरीके से इन लोगों ने लूटपाट करी, सारी चीज़ें ये लोग यहाँ से ले करके गए, उसके बाद लोगों को ही नहीं, जो जितने भी कम्युनिटीज़ थी लोगों की, चाहे वो ट्राइबल पीपल हों, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो रिच जमींदार हो, या फिर कोई से भी हो, किसी भी क्लास के लोग हों, सबको इन लोगों ने एक्सप्लॉइट करने का काम किया। और आप देखोगे जब मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया में वो मतलब वो नहीं चलाया ना, उनके मन में गया है कि अब इतना हम नहीं सह सकते हैं, वहाँ से फिर डेमोक्रेटिक जो आइडियल्स थे, जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म थी, वो उन लोगों की स्टार्ट हुई। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर ये जो नेशनलिज्म की स्पिरिट, जो भावना आई है, इसके पीछे कॉलोनियल रूल एक तरीके से आप बोल सकते हो, उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है, ठीक है। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 18वीं सेंचुरी के बाद में, क्योंकि उससे पहले तो मतलब ये लोग तो पहले ही आ गए थे ना, और वर्ल्ड को, अगर मैं इंडिया के बारे में ना बात करके मैं पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करूँ तो हाँ, लगभग के बहुत सारे देशों को इन लोगों ने कॉलोनाइज़ करके रखा था। बाद में फिर डेमोक्रेटिक आइडियल्स आएंगे, और साथ साथ में डेमोक्रेटिक आइडियल्स आएंगे तो कंटेम्प्रेरी में आप देखोगे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो भी साथ में ग्रो कर रही थी। तो इन दोनों को मिला करके जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स आ रहे थे लोगों के मन में, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो ग्रोथ आ रही थी, उन दोनों ने मिलकर के कम्प्लीटली चेंज कर दिया जिस तरीके से लोग रहते थे, जिस तरीके से उनका ड्रेसिंग सेंस था, और उनके लैंग्वेज में क्या मतलब हुआ करते थे। तो ये डेमोक्रेटिक आइडियल्स और जो ग्रोथ हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, इन दोनों ने मिलकर के कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरे सोसाइटी को। क्योंकि पहले जो ऑर्थोडॉक्स नेचर था कि हम यही पहन सकते हैं, हम हिंदू हैं तो हम ये मुस्लिमों वाला कपड़ा क्यों पहने, मैं मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसा ब्रिटेन में नहीं चलता था हिंदू मुस्लिम, बट हाँ, एक एग्जाम्पल से आप समझ लो, आज भी तो होता है, ठीक है। मतलब अब क्या ही जाए रिलीजन में, छोड़ दो उसको, रहने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी समझ में आया ना कि कैसे कैसे किन किन आइडियाज़ ने इन सबके प्रोसेस को चेंज करने का काम किया। तो शुरुआत यहाँ से हुई है। इस वाले चैप्टर में हमने हम चैप्टर 1 में हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से वो ट्रांसफॉर्म हुई, ठीक है। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो पहले से ड्रेस कोड थे, जिसको हम लोग सेम्पिटरी लॉज कहते थे, हम उसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा था 18वीं सेंचुरी के बाद में, जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हुआ, वो आगे बढ़ा, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, जो लोग थे अब वो अलग अलग स्टाइलिश कपड़े भी पहन सकते थे, वो लोग अलग मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते थे, वो लोग अपने कल्चर को ओपनली मतलब लोगों के सामने प्रेजेंट भी कर सकते थे। पहले तो वो ड्रेस के थ्रू वो लोग प्रेजेंट कर रहे थे, बट नहीं, अभी वो लोग अपने कल्चर का, जो मान लो उनका कल्चर कुछ और है, अब मोनार्क यहाँ पे कोई और है, उसने बोल दिया कि नहीं आपको ये नहीं पहनना है, आपको जो मैं बोलूँगा वो पहनना है, या फिर जो मैं बोलूँगा वो करना है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लगता था कि ये जो हमारा कल्चर है ना वो हमारा बर्बाद हो रहा है, जो हमारा एंशियंट जो ट्रेडिशन है वो बर्बाद हो रहा है, तो हमें वो नहीं करना है। अभी क्या हुआ इसके बाद में, अब क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चल रहा था, तो वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा चली थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इन सब के साथ साथ कंटेम्प्रेरी में जो वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल है वो मेन ने अडॉप्ट कर लिया पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फ्रांस में, जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखा था, तो हमने देखा था कि वहाँ के जो ड्रेस कोड थे उसके बारे में अभी हमने कुछ जानने की कोशिश करी थी, ठीक है। नेपोलियन अगर आपको याद हो तो, ओके, जिसको हम लोग सेम्पिटरी लॉज कहते थे, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। अभी देखो जैसे मैंने सेम्पिटरी लॉज के बारे में बताया, तो जब ये लॉ ख़त्म हुआ तो इसका ये मतलब नहीं था कि सारे लोग वहाँ पे अब इक्वालिटी में आ गए और सारे लोग एक ही तरह का ड्रेस पहन सकते हैं। मतलब कायदा तो यही बनता है ना कि हाँ, आपने ये लॉ को ख़त्म कर दिया। इस लॉ के अकॉर्डिंग पहले क्या था, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहले ये सीन था, अभी इस लॉ के ख़त्म होने के बाद में ये सीन नहीं था। तो जब ये लॉ को अबॉलिश करा गया, ख़त्म करा गया, उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि जो यूरोपियन सोसाइटी है वहाँ के सारे लोग एक साथ जैसा वो चाहे वैसे कपड़े पहन लें। वहाँ का नोशन अब क्या बन गया था, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या करा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्वेश्चन खड़ा कर दिया था, ठीक है, किस चीज़ का, इक्वालिटी का,
फ्रैटर्निटी का, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वालिटी के बारे में बात करूँगी, फ्रैटर्निटी एंड ऑल अभी उसको भूल जाओ, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया था इक्वालिटी के ऊपर कि अगर आपने ये लॉज को अबॉलिश कर दिया है तब इक्वालिटी कहाँ है, तब क्यों नहीं हमें मिल रही इक्वालिटी। पहले क्या था कि जो मोनार्क कहता था, या फिर जो कुछ जो सोशल क्लासेस थे, जो नोबिलिटी क्लासेस थी, या फिर जो आप कह सकते हो जो उस टाइम पे लोगों को डोमिनेंस दिखाते थे लोगों पे अपना, जो एक ऑब्वियसली बात है, पहले जैसे पोप जो चर्चेस वगैरह आपने पढ़ा होगा, उनका दबदबा चलता था पहले बहुत ज़्यादा, तो अभी भी उसी टाइम पीरियड की तो बात हो रही है ना, जो वो लोग बोलेंगे वही होगा, अब चाहे वो पोप हो या फिर मोनार्क हो या फिर कोई भी हो। मतलब एक क्लास होती थी जो एकदम टॉप पे होती थी सोशल हायरार्की में, ठीक है, उसका कहना ही सब लोग मानते थे। अब जब ये लॉज ख़त्म हो गया है उसके बाद भी लोगों को प्रिविलेजेस, नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिविलेजेस बट उसके बाद भी लोगों को इक्वालिटी नहीं मिल रही है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या करा, जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस मिल रहे थे, ठीक है, चर्च को, बाकी सारे से जो क्लासेस थे उनको, आप एक बार वीडियोस को देख लेना, एक बार रिवाइंड कर लेना उसको, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की अगर नहीं देखा है तो। ओके तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या करा था, एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस थी एज वेल एज जो लॉज थे जिसकी वजह से ये प्रिविलेजेस मेंटेन होकर के अभी तक चलती आ रही थी, इन सब के सबको ख़त्म कर दिया था किसने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। अब इन सब के ख़त्म होने के बाद भी अगर आपने वैसे कुछ फालतू से लॉज हैं जैसे कि जिसकी वजह से किसी को आप अच्छा सा दर्जा दे रहे हो, किसी को बिल्कुल नीचा दर्जा दे रहे हो, अगर आपने सारे लॉस को ख़त्म कर दिया तो आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए ना। बट उसके बाद भी जो सोशल स्ट्रेटा था वो एकदम वैसे का वैसे ही था। जो अब यहाँ पे अब क्या हो रहा था, आपने कपड़े पहनने वाले लॉस को तो बदल दिया, चलो कोई बात नहीं, उसको अबॉलिश कर दिया। अभी क्या चल रहा है, अब जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोग की तरह ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, उनकी तरह खाना नहीं खा सकते हैं, उनकी तरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहले तो आपने डिवाइड कर दिया था कि ये क्लास है, इनको इतना करना है, बट अगर आप मतलब मान लो कि एकदम जो नीचे वाली क्लास है जैसे जिसमें पीजेंट्स एंड ऑल रहते थे, उनके लिए एक अलग सा ड्रेस था, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एग्जांपल से समझना। इनने क्या बोला कि जितने भी पीजेंट क्लास के लोग हैं जो एकदम लोअर जो हायरार्की में जो एकदम लोअर बेस पे आते हैं, वो क्या करेंगे, वो नॉर्मल सा ड्रेस पहनेंगे। मतलब एक एग्जांपल से समझो, अब वो सबके सबको नॉर्मल पहनना पड़ता था। जैसे ये लॉ खत्म हुआ तो इनने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो कंपटीशन जनरेट हुआ ना, लॉस तो ख़त्म हो गए। अब मान लो जो पीजेंट्स में जो एजुकेटेड जो पर्सन है उनमें जो रिच है वो तो ढंग के कपड़े पहनेगा। अब सेम बंदा बगल में अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर वो पीजेंट ही है या फिर उसको कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं मिल पा रही, तो वो कहाँ से कपड़े लेकर के आएगा, तो वो तो पुअर सेक्शन में चला गया ना। तो इस वजह से जो रिच थे, सॉरी जो पुअर थे वो रिच की तरह ड्रेस नहीं, उनकी ड्रेसिंग सेंस नहीं थी, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी भी। उनकी तरह खाना भी नहीं खा सकते थे वो, मतलब कुछ विश वगैरह भी नहीं कर सकते थे, कोई डिमांड भी नहीं कर सकते थे। पहले ये जो सैम्पटरी लॉज है उनके बेसिस पे डिफरेंसेस थे, अभी क्या है, रिच एंड पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। नोशन क्या बना यहाँ का, नोशन क्या था, ब्यूटीफुल और अगली, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, डिसेंट और वल्गर, इन सब में अब जाकर के डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे। जो स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग थी इनने मेन एंड वेमेन के बीच में भी डिफरेंसेस को बढ़ा दिया। अब पहले क्या था देखो, एक एग्जांपल से समझना, मैंने ये पहले भी बताया था आपको कि जो मेन थे उनको हमेशा वॉर वगैरह के लिए भेजा जाता था, लाइक इनको वॉर लड़ना है तो वो मैस्कुलिन होते हैं, वो बहुत ही स्टोन हार्टेड होते हैं, ऐसा बोला गया था। और एंड जो विमेंस होती हैं उनको हमेशा घर में रहना है तो वो बहुत ही गंभीर टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो जो इंग्लैंड में एट दैट टाइम जो विमेन थी वो उनको बचपन से ही सिखाया जाता था कि आपको ड्यूटीफुल कैसे होना है, आपको ओबीडियंट होना है, आपको सबमिसिव होना है, ठीक है। डिफरेंसेस देख रहे हो, मतलब उनको बचपन से सिखाया गया, चाइल्डहुड से ही, कि आपको बड़े होके यही काम करना है। तो आपको ओबीडियंट कैसे होना है, आपको ओबीडियंट मीन्स मतलब आपको सबकी बातें कैसे माननी है, आप कुछ भी कर लो, आप रहोगे तो मतलब एक मैन के नीचे ही। तो जो आइडियल वुमेन उनको मानी जाती थी, जो पेन और सफरिंग को बियर कर पाती थी, उन्हीं को ये लोग आइडियल वुमेन मानते थे। किसकी बात कर रही हूँ मैं भी इंग्लैंड की बात कर रही हूँ, मैं इंडिया पे आई नहीं हूँ। मैं तो बस एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, ये अभी बात चल रही है इंग्लैंड की, ब्रिटेन इंग्लैंड, आप यही समझना, मतलब आप यूरोपियन सोसाइटीज समझ लो, ठीक है। बाकी जो मैं बीच बीच में एग्जांपल्स दे रही हूँ आप उससे उस एग्जांपल से आप रिलेट कर लेना उसको। वाइल जो मेन थे उनसे क्या उम्मीद लगाई जाती थी कि हाँ वो बहुत ही सीरियस होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, वो इंडिपेंडेंट है, वो अग्रेसिव होंगे। अच्छा साथ में इन लोग को एग्रेसिव वाला फंडा जोड़ना मतलब इन लोगों ने इंपॉर्टेंट समझा, पता नहीं क्यों, बट फिर भी हाँ बाय द वे होते हैं थोड़े से, ऐसा नहीं है कि विमेंस अग्रेसिव नहीं होती हैं, और बहुत विमेंस होती हैं, हम लोग खुद ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, बट हाँ नाउ ब्रेकिंग दीज काइंड ऑफ स्टेरियोटाइप्स। आगे बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस में, चैप्टर में। तो मेन को कैसे लोग देखते थे कि वो सीरियस है, स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है ना, एंड एग्रेसिव हैं। वेमेन कैसे, तो वो बस डेलिकेट हैं, पैसिव हैं, डिसाइल हैं और बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट हैं,
करना कुछ भी नहीं है, इनको अपने अंडर में ही रखना है। अगर जो भी वुमेन हैं अगर वो पेन एंड सफरिंग बियर कर रही हैं तो वो एक आइडियल वुमेन है। एफर्ट क्या था, अच्छा एक और चीज़ जो थोड़ी सी बकवास लगती है मुझे यहाँ की, इनका एफर्ट क्या था कि उनके जो बॉडी ग्रोथ है ना उनको ये लोग रेस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। मतलब जैसे वो लोग चाहें वो लोग वैसे रहें, वैसे कपड़े पहने, उनकी बॉडी ग्रोथ भी वैसी ही हो। और एक चीज़ बताती हूँ, इनका एफर्ट तो यही था कि उनकी जो ग्रोथ है बॉडी की वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है। अलग अलग से इंटेंशन थे, ऐसा नहीं था कि कोई बैड इंटेंशन नहीं है, बस हाँ एक तो ये ख़राब वाला था कि इनको इन्फीरियर रखना है मेन से, ठीक है। और जो स्लाइटली जो ओल्डर गर्ल्स हुआ करती थी उनको टाइट फिटिंग कॉर्सेट पहनने पड़ते थे। क्या मतलब है इसका, कॉर्सेट का मतलब क्या होता है, एक आज के टाइम पे आप इनर पहनते हो ना जो बिल्कुल चिपका चिपका सा होता है बॉडी से, तो उसमें जो बॉडी की शेप है ना वो परफेक्ट आती है, ठीक है। तो हम उससे वो डिनोट कर लेते हैं। मतलब मान लो अगर एक मेल एक फीमेल है, दोनों का फेस कवर कर दो, हेयर्स वगैरह सब कवर कर दो, ठीक है। उसको एक नॉर्मल सा दोनों को फिटिंग का बहुत ही जो बेस्टेस्ट फिटिंग हो, दोनों को एक टॉप पहना दो, तो आप उनकी बॉडी ग्रोथ को तो देख के समझ जाओगे ना कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है, ठीक है। आप उनके मतलब नॉर्मल से साइज़ जो बॉडी साइज़ होती है, ठीक है, आप उनको देख के समझ जाओगे कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है, तो ये थोड़ी सी थिन है तो ये लड़की है। और तो उस टाइम पे ये चलता था, इतने उन लोग को टाइट फिटिंग कॉर्सेट पहनाए जाते थे कि हाँ जस्ट बिकॉज यूर अ गर्ल, आपको घर में रहना है तो आपको सब चीज़ मेंटेन करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप मान लो अगर प्रेजेंट टाइम पे, अगर आज के टाइम पे कोई एग्जांपल लेना चाहे, मान लो किसी को आर्मी में जाना है और यहाँ पे ये रूल है कि नहीं जा सकते हो, आपको अपनी बॉडी फिगर मेंटेन करनी है जस्ट बिकॉज यूर अ गर्ल, ठीक है। तो उनकी बॉडी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि कोई जानबूझ के रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ जस्ट बिकॉज यूर अ गर्ल आपको ये सब काम शोभा नहीं देता है, बॉर्डर पे जाकर के लड़ना। एक एग्जाम्पल से समझना, ये नहीं बोल रही हूँ कि आज के टाइम पे भी ये सोच लोग रखते हैं, नहीं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप आज के टाइम से कनेक्ट कर पाओ। थोड़ा सा वाहियात एग्जाम्पल दे रही हूँ मुझे पता है, बट फिर भी कोई बात नहीं, आप कनेक्ट कर लो। तो उस टाइम पे ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि बस लड़की हो तो इस वजह से लड़कियों वाले ही काम करो और तुम्हें लोगों के अंडर में ही रहना है। लोगों इन द सेंस तुम्हें अपने जो पेरेंट्स हैं, जो मेन हैं या फिर जो हस्बैंड है या फिर जो ब्रदर है, उनके अंडर में ही रह के काम करना है। तो तुम ओबीडियंट बनो और एक लड़की बन के रहो। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम जा करके वॉर में जाओगी तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, और ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि तुम्हारा जन्म उस काम के लिए नहीं हुआ है। तो जो ये क्लोथिंग है, ठीक है, एक तो ये इस तरीके से मैंने आपको एक समरी टाइप का मैंने आपको बता दिया कि जो क्लोथिंग है वो कैसे फीमेल फिगर्स हो या फिर कोई सा भी हो, कुछ भी हो, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है, खास करके जो वुमेन है उनकी लाइफ में। अब जब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, अभी जो मैंने बताया ये ग्रोथ ऑफ बॉडीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना एंड ऑल, तो इस पे जो वुमेन्स थी उन्होंने इन सारे ऐसे ऐसे नॉर्म्स पे कैसे रिएक्ट किया, हम ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, चलो अभी यहाँ से पढ़ते हैं, हम यहाँ से देखते हैं कि जस्ट अ मिनट कि इन लोगों ने रिएक्ट करना कैसे स्टार्ट करा। अभी देखो इन लोगों ना प्रॉब्लम भी होती थी, क्यों? क्योंकि लोग चाहते नहीं थी वैसे कपड़े पहनना। अगर हम ही लोग हैं, हमें कोई बिल्कुल बोल देता कि आपको अपनी बॉडी फिगर शेप मेंटेन करनी है, आप एक तरफ बॉडी ग्रोथ को रोकना भी चाह रहे हो कि नहीं यहाँ तक आके इसके बाद नहीं, और दूसरी तरफ उनको प्रॉपर एक शेप भी देना चाह रहे हो जस्ट बिकॉज वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखें। अब पता नहीं क्यों अट्रैक्टिव दिखें, अगर आप रेस्ट्रिक्ट करो तो आपको फिर तो ये नहीं करना चाहिए ना, फिर तो उन्हें वैसे ही रहने दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पर जो बहुत सारी जो वेमेन थी वो थोड़ी सी ये एक ही में है, ठीक है, कि विमेनहुड एक ही में है, अलग अलग गलती से हो गया, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। उनको जो आइडियल्स थे विमेनहुड के उन पे उन लोग को बहुत ज़्यादा बिलीव था, ठीक है। ये कोई सा भी लिटरेचर पढ़ती थी या फिर एजुकेशन जो इनको स्कूल में मिला था या फिर जो उनके घर पे मिला था, उनको वहाँ पे यही सिखाया जाता था कि एक अच्छी वेमेन कैसे बने। उनको साइंस वाइंस से कोई मतलब नहीं था, सोशल साइंस, मोरालिटी, एथिक्स, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। इनको बस यही सिखाया जाता था कि आपको एक अच्छी वेमेन कैसे बनना है, ठीक है। तो उनको बचपन से ये सिखाया जाता था, मतलब उनको ऐसा नहीं था कि सिखाया जाता था, उनको उन लोगों ने देख देख उनको सिखाया भी जाता था, या बेसिकली उनको सिखाया भी जाता था वहाँ पे। और वो लोग बचपन से देख देख कर ये उन लोगों को ये बिलीव हो गया था कि हाँ दैट हैविंग अ स्मॉल वेस्ट वॉज ओनली अ वुमेनली ड्यूटी। अगर आपके पास आप जो वेस्ट है आपका अगर वो स्मॉल है तो बस हाँ ठीक है उतना काफ़ी है, उससे आगे आपको बढ़ाना नहीं। मैंने बोला ना कि वो लोग अपनी जो बॉडी ग्रोथ थे उनको रेस्ट्रिक्ट करा करते थे, तो जो उनकी वेस्ट साइज़ थी उसको ये लोग स्मॉल ही रखते थे, और जस्ट इसको वो लोग बस वुमेनली ड्यूटी ही मानते थे। और जो सफरिंग है वो पेन है वो मानते थे कि ये जो सफरिंग पेन जो मिल रहा है वुमेन्स को वो एसेंशियल पार्ट है उनकी लाइफ का। सोचो मेन के लिए एसेंशियल पार्ट नहीं है ये, बस वुमेन्स के लिए एसेंशियल पार्ट है। कितने बेवकूफ़ी वाले ख्यालात थे इन लोगों के पहले। अब उसके बाद में
वुमेन्स को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए जो इन लोगों को कॉर्सेट पहनाए जाते थे। कॉर्सेट का मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि एक फिटिंग सी होती है, स्टिफ इनर होता है, बिल्कुल बहुत टाइट होता है, जिससे जो वुमेन का जो बॉडी शेप है वो परफेक्टली आता है। ठीक है, आज के टाइम पे मुझे नहीं पता कोई पहनता है कि नहीं, बट आई डोंट नो, अगर आपने कहीं देखा होगा तो इट्स ओके, बट हाँ, कॉर्सेट का मतलब यही होता है। ओके, तो उनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कॉर्सेट वगैरह पहनाया जाता था। उस कॉर्सेट की वजह से जो उनको टॉर्चर मिलता था, आई मीन टू से उस ड्रेस की वजह से जो उनको बॉडी को जो टॉर्चर मिलता था, जो पेन मिलता था, वो साफ साफ दिखाई देता था। बट फिर भी बचपन से वो लोग यही सहते हुए आ रहे थे, तो उसको उन लोगों ने एज ए नॉर्मल लिया। बाद में जाकर के बहुत सारे लोगों ने उसको एज ए नॉर्मल लिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम सह लेंगे। बट सारे लोगों ने इन सारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। आप देखोगे ओवर द 19th सेंचुरी जो ये आइडियाज़ थे वो चेंज हो गए। 1830 में जो विमेन थी इंग्लैंड में, उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। उन्होंने जस्ट अ मिनट, हाँ देखो, 19th सेंचुरी से जो आइडियाज़ थे वो चेंज होने लगे। अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए इन लोगों ने इंग्लैंड में 1830 वाला जो टाइम पीरियड था वहाँ पे इन लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। सफरेज मूवमेंट की इन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी। कैंपेन्स वगैरह वहाँ पे लगने लगे ड्रेसेस रिफॉर्म के लिए कि आप हमारे ड्रेस में रिफॉर्म लेकर के आओ, हमें ये कपड़े नहीं पहनने, हमें पेन वेन होता है। तो कुछ लोग थे जो, देखो एक्चुअली बोलना तो सभी लोग चाह रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब वही चीज़ है ना कि इंडिया में भी जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ऐसा तो था नहीं कि अचानक से कोई लोग प्रकट हुए होंगे जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंस या जो एजुकेटेड पीपल है मिडिल क्लास के लोग, उन लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई होगी। नहीं ना, बहुत सारी लॉन्ग हिस्ट्री है उसके पीछे। वैसे यहाँ पे भी है, उसके पहले भी बहुत लोगों ने रिवॉल्ट करा, सप्रेस कर दिया गया। उससे पहले भी लोगों ने करना चाहा बट नहीं कर पा रहे थे, जस्ट बिकॉज वो उसी पे डिपेंडेंट थे। तो वही हाल था वुमेन्स का भी, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो मेन्स पे ही डिपेंड थी ना, जो मेन लोग हैं उन पर ही तो वो डिपेंड थी ना, तो वो लोग नहीं कर पा रही थी कुछ। अगेन आप देखोगे कि इस वाले टाइम पीरियड में इन लोगों ने सफरेज मूवमेंट का डिमांड करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने, उनके अंदर भी एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई, अपने आप को लेकर के अवेयरनेस आई। ये बस एनसीईआरटी में ना बहुत ही शॉर्ट लाइन में दे रखा है, ये है बहुत, इसका एक एक लाइन का अगर मतलब समझने जाओगे ना तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, तो मैं जितना हो सकता है मैं उतना आपको इलेबोरेट करके बता रही हूँ। जो वुमेन्स की मैगजीन होती है अब उसमें ये आने लगे थे, जैसे कि जो सफ़रिंग हो रही थी, जो जब वो कॉर्सेट वगैरह पहनती थी तो उनको जिस लेवल की वो टाइट ड्रेसेस हुआ करती थी, उसकी वजह से उनको वो कंफर्टेबल नहीं होती थी, उनको इलनेस वगैरह हो जाती थी। जो यंग गर्ल्स हुआ करती थी उनमें भी बहुत सारी सी नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे उसको, हाँ, फालतू सी बीमारियाँ उनको हो जाती थी। और ऐसी क्लोथिंग जो बॉडी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करे, वो ब्लड सर्कुलेशन को भी हैम्पर करती थी, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आप कह सकते हो जाती थी। डिजीज़ तो नहीं बोलेंगे, हाँ, इन्फेक्शंस वगैरह हो सकता है, बीमारियाँ बहुत सारी सी हो सकती हैं। ठीक है, जो मसल्स थे उनके वो अंडर डेवलप्ड ही रहते थे, जो स्पाइंस थे वो बेंट हो जाते थे। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट करा था बहुत सारी वुमेन्स को कि वो रेगुलर कंप्लेन कर रही थी कि उनको वीकनेस लग रही है। ठीक है, मैंने बताया ना कि डिजीज़, बीमारियाँ, बहुत सारे से चीज़ें उनको हो जाती थी, जिनका वो बाद में कुछ क्या ही कर सकती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए आप। ठीक है, कॉर्सेट जो था उस टाइम पे नेसेसरी था, बट जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स वुमेन्स को होने लगी तो फिर बाद में कुछ रिफॉर्म्स लाना नेसेसरी हो गए उन लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम अमेरिका के बारे में देखेंगे कि अमेरिका में भी एक सिमिलर सा मूवमेंट हुआ था, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि ऐसा नहीं था कि बस इंडिया में, सॉरी ये क्या नाम है, इंग्लैंड में ही चल रहा था, नहीं, अमेरिका वगैरह सभी में चल रहा था। अमेरिका के बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे। अभी तक अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलो, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत एक लिमिट से ज़्यादा इलेबोरेट करके बताया है। कल बात करेंगे अमेरिका के बारे में। ठीक है, सो वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, आई एम रियली सॉरी नॉइज़ आ रहा है आसपास से, बट हाँ, थोड़ा सा मैनेज करो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। ओके, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और सच में उसको क्लियर करना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो। सर का यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, आप उनको वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, सर को आप मेल कर सकते हो। बट यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हैं, सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है, तो बेटर होगा आप सर को व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, यहाँ पे जस्ट टीचर्स दिख रहे हैं, बाकी हाँ, बात सर 1-to-1 मेंटरशिप खुद ही प्रोवाइड करते हैं, बात सर खुद ही करते हैं। प्रीलिम्स का लेवल बढ़ता जा रहा है, स्पेशली प्रीलिम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेंस से भी इस साल कुछ अजीबोगरीब चेंज हुए हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम का जो लेवल है ना वो भी बढ़ता जा रहा है, पैटर्न्स वगैरह बहुत चेंज हो रहे हैं। इस बीच में एक गाइड, एक मेंटर की ज़रूरत होती है। तो
अगर आपको लगता है, अगर आपको ट्रस्ट है वाईसीआईएस पे, तो आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो। ट्रस्ट पे बेनिफिट होगा आपका, बिकॉज़ वाईसीआईएस से बहुत सारे बच्चों ने इस साल जो 2023 का प्रीलिम्स था, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी थी कि बहुत हार्ड पेपर आया है, ऐसा है वैसा है। तो हाँ, बहुत सारे बच्चों ने वाईसीआईएस से 90+ स्कोर करे हैं। नहीं बिलीव है, सर को मैसेज कर लो, खुद ही पता चल जाएगा कि हम लोग क्या, मतलब सर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।